नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है पारंगत बैच में। और आज हम पारंगत बैच में पढ़ने जा रहे हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये जो चैप्टर है एक क्लास 12 के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर साल 90 से 95% तक की जो चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के वो ग्राफ से आते हैं। चाहे सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन पेपर क्यों ना हो, वहां से भी यहाँ से ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों के मन में एक कॉमन सा डाउट रहता है कि सर अगर ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं तो क्यों ना हम सिर्फ ग्राफ को पढ़ें। तो बेटा जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए ग्राफ है सेम उतना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए थ्योरी है, क्योंकि स्टेट बोर्ड हो, आईएससी हो, सीबीएसई हो, हर साल अपने ट्रेंड को चेंज करता है। तो हमको नहीं पता ना किस साल कौन सा क्वेश्चन पूछते। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा ग्राफ से ही आते हैं। 90 से 95% क्वेश्चन तो ग्राफ से आते हैं, पर रिमेनिंग थ्योरी भी आती है। तो जितनी मायने आपके लिए थ्योरी रखती है उतनी मायने आपके लिए ग्राफ रखता है। तो दोनों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो बहुत अटेंटिव होकर के सुनना। और इस लेक्चर को मैं पूरा बेसिक से उठाऊंगा, एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। पूरे पारंगत बैच जिस तरह चला है वैसे ये भी चलेगा। बेटा अटेंटिव हो जाओ और चलो शुरुआत करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का। ये चैप्टर क्या कहता है? इस चैप्टर के नाम में ही लिखा है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। यानी जिस प्रकार आपने रेडिएशन मतलब लाइट के डुअल नेचर के बारे में हमने बात की है कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, वेव की तरह बिहेव करती है, यानी रेडिएशन मतलब लाइट ही होता है। सेम वे में हम पढ़ेंगे कि जो मैटर होता है ना भाई, जो मैटर है ये भी पार्टिकल और वेव की तरह बिहेव कर सकता है। इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। अभी तक हमने रेडिएशंस में है ना, रे ऑप्टिक्स में पार्टिकल नेचर के बारे में बात की, वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर के बारे में बात की। यानी रेडिएशन का दो नेचर होता है, लाइट का दो नेचर होता है। सेम वे में ये जो पार्टिकल है ना, ये जो मैटर है, जैसे कि ये मार्कर हो गया, हम सब मैटर है, हम भी वेव ऑफ पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकते हैं। पर कब कर सकते हैं उसके बारे में हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बोलो भाई, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या कोई चीज प्रॉब्लम तो नहीं है? सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है भाई, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जी सर, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो स्लाइड्स ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हूं ताकि थोड़ा सा टाइम कम लगे। ठीक है भाई, हाँ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक थ्योरी की, इसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इस चीज को मैं ठीक कर देता हूँ। प्लैंक्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्वांटम थ्योरी दिया है ना। क्या दिया? क्वांटम थ्योरी दिया। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है भाई, है ना? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन बोल देता हूं, ऑफ रेडिएशन। इनका ऐसा मानना था कि जो लाइट होती है, ये जो एनर्जी है, ये जो लाइट आप देखते हो ना, ये जो लाइट आप देख पा रहे हो, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। ये जो लाइट आप देख पा रहे हो, ये जो लाइट आप देखते हो, ये कंटिन्यूअस नहीं है बेटा, ये डिसकंटिन्यूअस है। कहने का क्या मतलब है कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक टॉर्च से लाइट निकल रही है ना, या कहीं से लाइट निकल रही है, तो आपको क्या लगता है? सर अगर ये लाइट निकल रही है तो लाइट कांस्टेंट है, कॉन्टिन्यूअसली लाइट जा रही है। पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में इस बात को प्रूफ किया गया कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, ये डिस्क्रीट अमाउंट में होती है। तो रेडिएशन या मैं यूं कह लूं और लाइट्स, रेडिएशन बोल दूं, और लाइट इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन डिस्क्रीट अमाउंट, एब्जॉर्ब्ड इन डिस्क्रीट अमाउंट। अब इस शब्द का साफ साफ मतलब मैं आपको बताता हूँ कि इस वर्ड का मतलब क्या है। ये जो लाइट है ना, ये जब निकलती है या जब चलती है, कहीं एब्जॉर्ब होती है, तो डिस्क्रीट अमाउंट में चलती है। यानी जो रेडिएशन है, जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं लाइट क्या है? एक एनर्जी है। तो इसने बात किया कि जो एनर्जी है ना, जो लाइट एनर्जी है, ये जो लाइट एनर्जी आप देख पा रहे हो, ये जो लाइट एनर्जी है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में है, जिसे हम क्वांटा बोलते हैं। तो लाइट एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो फिर क्या है? लाइट एनर्जी इज डिसकंटिन्यूअस। ये क्या कहे? ये जो लाइट एनर्जी है भैया, ये कैसी है? ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये डिस्क्रीट अमाउंट में चलती है, डिसकंटिन्यूअस है ना, इज इन डिस्क्रीट अमाउंट, इट इज इन डिस्क्रीट अमाउंट, ये डिस्क्रीट अमाउंट में होती है। अब मैं क्या कह रहा हूं मैं आपको समझाता हूं, है ना। इट इज इन डिस्क्रीट अमाउंट नॉन एज फोटोन, नॉन एज क्वांटा। इसे क्या कहते हैं?
क्वांटा बोलते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। प्लैंक्स ने कहा कि देखो भैया, ये मान लो एक लाइट है, ये क्या है, एक लाइट है, तो लाइट यहाँ से निकली सर। अब लाइट निकली तो लाइट एक कांस्टेंट नहीं है, लाइट ये कांस्टेंट नहीं है, लाइट डिसकंटिन्यूअस है। कहने का मतलब ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में चल रही है। लाइट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट, है ना। ये जो लाइट है ये डिसकंटिन्यूअस, ये लाइट आप देख पा रहे हो, ये कैसी है, डिसकंटिन्यूअस है। तो जो पूरी लाइट मैंने बनाई है बेटा, ये जो छोटे छोटे जो डिसकंटिन्यूअस है ना, इस एक पैकेट, इसे बोला गया एनर्जी पैकेट। ये जो डिस्क्रीट अमाउंट है ना, इसे बोला गया एनर्जी पैकेट। इसे क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटा। क्या बोलते हैं, क्वांटा। ये क्या है, इट इज दी एनर्जी पैकेट। ये क्या है, एनर्जी का पैकेट है। जैसे आप रुपया रखते हो अपने पैकेट्स में, तो जो लाइट होती है चलती है तो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं चलती है, ये डिस्क्रीट अमाउंट में चलती है, जिसे हम क्वांटा बोलते हैं। और इस क्वांटा को एनर्जी पैकेट कहा जाता है, और इसे हम फोटोन बोलते हैं। इट इज नोन एज फोटोन। इसे क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है, फोटोन। तो क्वांटा और फोटोन एक ही चीज है भाई, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। कुल मिलाकर मैंने क्या कहा कि प्लैंक्स ने सिर्फ एक बात को प्रूफ किया कि जो लाइट के बारे में आप बात कर रहे हो, ये लाइट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये लाइट डिसकंटिन्यूअस है। कहीं से भी लाइट इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी तो डिस्क्रीट अमाउंट में होगी, डिसकंटिन्यूअस है। लाइट एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। हमको आपको लगता है कि लाइट एनर्जी इज कांस्टेंट, जो लाइट हम तक आ रही है कांस्टेंट है, पर प्लैंक्स ने कहा ऐसा नहीं है। जो लाइट है, जो रेडिएशन है, डिसकंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट अमाउंट में आती है। और ये जो डिस्क्रीट अमाउंट है ना, इसे क्वांटा बोलते हैं, और इसकी अपनी एनर्जी होती है ना, इसे फोटोन भी कहा जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है, पूरी कहानी में आपको अगर समझाऊं तो पूरी कहानी में आपको यह समझाना चाहता हूँ। प्लैंक्स ने कहा कि देखो भाई, अगर मान लो एक मेटल की सरफेस है, एज्यूम करो ये मेटल की सरफेस है, ये क्या है, मेटल सरफेस है, ये मेटल की सरफेस है। अब इस पे मैं एक लाइट इंसिडेंट करा रहा हूँ, एक लाइट गिरवा रहा हूँ। ये जो लाइट है इसे मैं इंसिडेंट करवा रहा हूँ, ये लाइट आकर के गिरेगी। अब ये लाइट कहाँ से आ रही है, इसका सोर्स सन भी हो सकता है ना। लाइट आकर के गिरी। अब ये जो लाइट आई ना बेटा, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं आई है, ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में आई है, जिसे हमने क्वांटा बोला है। क्या बोला है, क्वांटा बोला है। छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में आई है, जिसे हमने क्वांटा बोला है। तो लाइट एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। अब ये आकर के गिरी तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जब ये गिरी तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो जो लाइट है, लेट सपोज ये सन से आई, किससे आई, सन से आई। ये लाइट आकर के गिरी मेटल के सरफेस पे, तो यहाँ से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्ट आउट। इलेक्ट्रॉन क्या किए, इजेक्ट आउट किए, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्ट आउट। ऐसा होता है। और इस इफेक्ट को भी हम पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिलहाल जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, प्लैंक्स ने क्या कहा कि जो लाइट आ रही है ये डिस्क्रीट अमाउंट में है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट अमाउंट में है। और इसको बोलते हैं, ये जो है ये फोटोन है, इसे क्वांटा कहा जाता है। क्या है, ये फोटोन है, जो एनर्जी के पैकेट्स है। फोटोन क्या है, ये क्या है, एनर्जी की पैकेट्स है। क्या है, ये एनर्जी की पैकेट्स है। और इसकी अपनी एनर्जी है बेटा। क्या है, इसकी अपनी एनर्जी है, इट है एनर्जी। इसके पास क्या है, इसके ईच फोटोन, जितने भी फोटोन है, ईच फोटोन हैज इट्स एनर्जी, ईच फोटोन हैज इट्स एनर्जी। हर फोटोन के पास उसका अपना एनर्जी है भैया। क्या है, एनर्जी है, एनर्जी है। ठीक है। फिर प्लैंक्स ने कहा कि ये जो एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के। यानी कि अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे एनर्जी बढ़ जाएगा। अब बेटा इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, जिसे बोलते हैं एच, एच न्यू कहा जाता है। ये क्या है, एच न्यू, या मैं आपको साफ शब्दों में कहूँ ये न्यू है बेटा। इसको कई किताबों में न्यू ऐसे लिखा जाता है, या आपने हमेशा इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखा दो, और चाहो आप तो इसको एफ से भी दिखा दो। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, इस कांस्टेंट को हटाओगे तो एच एफ आएगा। ठीक है भाई, हाँ, तो ये दोनों चीज ठीक है। ये जो लाइट आ रही है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है, ये जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है, डिस्क्रीट अमाउंट में है, इसको बोलते हैं क्वांटा, इसे फोटोन भी कहा जाता है। ये एनर्जी की पैकेट्स है। क्या है, एनर्जी की पैकेट्स है। और ये जो एनर्जी की पैकेट्स है, ईच फोटोन जो है इसके पास अपनी एनर्जी होती है। वो एनर्जी होती है ई इक्वल टू एच एफ, या फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी कहा जाता है, तो कई लोग इसको ई इक्वल टू एच न्यू भी बोलते हैं। तो दोनों चीज सेम ही है। यानी जो फोटोन है इसकी जो एनर्जी होती है वो ई इक्वल टू एच न्यू होती है।
ये बात हमने पढ़ी ली। अब मुद्दा उठता है कि सर आप क्या बताना चाहते हो, आप पूरी कहानी क्या समझाना चाहते हो, है ना। हम ये कहना चाहते हैं कि एक इफेक्ट हमको पढ़ना है जिसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या किया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है पहले मैं आपको इसे समझाता हूँ। मान लो ये अगेन मेटल की एक सरफेस है, ये आप क्या है, ये मेटल की सरफेस है, मेटल सरफेस, इस पे लाइट गिरी, लेट सपोज कोई लाइट इंसिडेंट, अब ये मेटल के सरफेस है, कोई भी मेटल होता है तो बेटा मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, हैज इट हैज मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट हैज मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जी सर, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने का क्या मतलब है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है कि मान लो मेटल है तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनवा होंगे, है ऐसे होंगे भाई जनरल। जी सर, जी मास्टर। अब बेटा क्या होगा अगर इस पे लाइट पड़े, इस पे लाइट पड़े इस तो क्या हुआ, ऐसा देखा गया है कि जब लाइट पड़ती है ना, इस पे लाइट पड़ती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जब लाइट गिरती है इस मेटल की सरफेस पे, जब लाइट मेटल की सरफेस पे गिरती है और इस इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इच इजेक्टेड, ये क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इजेक्टेड कहाँ से, फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस। यानी एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हो कि जो लाइट है ना, जो लाइट है ये क्या करवा दे रही है, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा दे रही है मेटल की सरफेस। ये लाइट क्या कर रही है, जो लाइट है ना, ये लाइट ये क्या कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करवा दे रही है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलवा दे रही है। यानी कि जब किसी मेटल के सरफेस पे लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। पर क्या ये हमेशा होगा, तो ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है। अगर इस लाइट की, ये लाइट क्या है, ये लाइट डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आएगी, ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसे तो आएगी नहीं, फोटोन के फॉर्म में आएगी, क्वांटा के फॉर्म में आएगी, है ना, डिस्क्रीट अमाउंट में पड़ी, इसकी अपनी एनर्जी होगी। अगर ये एनर्जी इतनी है कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकती है मेटल से, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। यानी कि, और तुम्हें पता है कि इसकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी की। तो मतलब इस क्वांटा की एनर्जी तभी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है, एच एफ या एच न्यू, बेटा न्यू या एफ कुछ भी बोल दो मैं, है ना। इसको चलो फ्रीक्वेंसी को मैं इस चैप्टर में न्यू से दिखाता हूँ। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन निकले, यानी कि एनर्जी पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन का निकलना ना निकलना। तो साफ शब्दों में कहूं तो एनर्जी भी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर ये जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा दे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और इस इफेक्ट को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी जब फोटोन पड़ता है, फोटो मतलब लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है किसी मेटल के सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और उससे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो गया, इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है भाई, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को साफ शब्दों में कहूँ तो क्या कहूंगा, मैं साफ शब्दों में कहूँ तो इस इफेक्ट को पूरा समराइज करूंगा। हाँ सर, समराइज कर दीजिए। तो लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, व्हेन व्हेन लाइट having having certain frequency falls on metal surface, on metal surface, then electron is ejected from the metal surface, from the metal surface, and this phenomena and this phenomena is known as photoelectric effect। इसे क्या बोलते हैं, is known as फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि मान लो भैया ये हमारा एक मेटल है, मान लो ये हमारा एक मेटल है, मेटल की सरफेस है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं,
मेटल की प्रॉपर्टी होती है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का होना। अब इसके ऊपर लाइट पड़ी, लाइट के अंदर जो फोटॉन्स है, ये जो लाइट है कंटिन्यूअस फॉर्म में थोड़ी, ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। ये किसमें है? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। एग्जैक्टली किसमें है? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। ये जब लाइट पड़ेगी, ये जो लाइट पड़ेगी, जो लाइट आई, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म वाली लाइट आई, ये पड़ी, तो क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? निकल गया। इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, तो इस इफेक्ट को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पर इस कंडीशन में क्या है बेटा, ये जो फोटोन है, इसकी जो एनर्जी होती है, जो फोटोन है, इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। क्या होती है? एनर्जी होती है एच न्यू। तो बेटा सबसे पहली बात आपको जो समझनी है, तो ये समझनी है कि जब लाइट किसी भी मेटल की सरफेस पर पड़ती है, ये क्या है हमारा? ये मेटल की सरफेस है, और अगर उसकी एनर्जी सफिशियंट है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा, है ना। यानी कि sufficient amount of energy is required, sufficient amount of energy is required, energy is required to eject electron, to eject इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा, और इस इफेक्ट बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पर हालांकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो मेटल्स होते हैं जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं, वो यूज किए जाते हैं मेटल्स। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना चाहते हो ना, तो आपको बहुत, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, ऐसे मेटल्स को लेना पड़ेगा। और इस केसेस में देखा गया है, नॉलेज के लिए जैसे जान लो, सीजियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो उनको यूज करते हैं। तो अगर थोड़ी सी भी फ्रीक्वेंसी है या थोड़ी कम भी एनर्जी है तो भी इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं मेटल्स में। सीजियम, पोटेशियम, सोडियम आर यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आर यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इनको अगर थोड़ी सी भी एनर्जी दो तो भैया ये छोड़ देते हैं अपनी जगह को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो ये एक्स्ट्रा बात थी, आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो, कई लोगों के स्कूल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब भाई जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, ये चर्चा करना चाहता हूँ कि जैसे मान लो ये मेटल की सरफेस है, ये मेटल की सरफेस है, इस पे लाइट पड़ी, तो क्या जरूरी है कि लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकले? इज इट इम्पोर्टेंट? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या ये जो लाइट है, रेडिएशन है, ये जो डिस्क्रीट अमाउंट में आ रही है, इसके पड़ने से क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये पड़ा और इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, इज इट इम्पोर्टेंट? क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कि लाइट आई इलेक्ट्रॉन्स निकले, ऐसा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लाइट है ना, इसके पास स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, उसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसकी वजह से उसकी स्पेसिफिक एनर्जी हो, यानी उतनी एनर्जी तो होनी चाहिए। एक हर मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए उसकी एनर्जी की वैल्यू फिक्स होती है। इसीलिए मुझे आपको एक टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा जिसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। वर्क फंक्शन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन ये होता है, जैसे मान लो आपका कोई दोस्त होगा, आपका कोई मित्र होगा, है ना। दोस्त तो सबके होते हैं भाई, दोस्त नहीं होगा तो कोई और होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर तुम्हारे पास दोस्त नहीं है, तुम्हारे पास कोई और होगा जिससे तुम बातें करते होगे, है ना। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? जैसे भाई वर्क फंक्शन हर लोगों के लिए अलग अलग तरीका है। मान लो मुझे किसी इंसान से अपना कोई काम करवाना है, तो उसने कहा भैया अगर मुझे 20 रुपया दोगे तो ही मैं काम करूंगा। मान लिया हमारे पास में दो लोग हैं, एक इंसान है ए, एक है अमन, और चलो और एक काम करते हैं, एक लेते हैं एग्जाम्पल राहुल का और एक एग्जाम्पल लेते हैं सिद्धांत का। ये दो लड़के हैं, एक राहुल है और एक सिद्धांत है। तो राहुल और सिद्धांत नाम के दो बच्चे हैं, है ना, अति दुष्ट बच्चे हैं, एकदम दुष्ट वाले बच्चे हैं, है ना। ठीक है, एक राहुल है और एक सिद्धांत है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। राहुल कहता है हमको 40 रुपया दोगे, 40 रुपए में ये दे देगा क्या? पेन, है ना। ये कह रहा है मेरे पास में एक पेन है, ही हैज पेन, और ये कह रहा है कि मैं 40 रुपए में दे दूंगा, ठीक है। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है? नहीं नहीं नहीं, मैं तभी दूंगा जब 50 रुपए लूंगा, ठीक है। किसको बात कर रहा हूं मैं? पेन की, है ना। तो कहता है कि 50 रुपीज लूंगा मैं, तब मैं दूंगा पेन, ठीक है। आई विल गिव, देन आई विल गिव पेन, देन आई विल गिव पेन, आई विल गिव पेन।
तो एक बात बताओ, इन दोनों केसेस में दोनों के लिए रुपया अलग अलग है। भाई मेरे पास 40 रुपया ही है, तो मैं केवल राहुल से ही पेन ले सकता हूँ, लेकिन मैं सिद्धांत से पेन ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए मेरे पास 50 रुपये होने चाहिए। ठीक है, तो 40 रुपए अगर मेरे पास है तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं राहुल से ही पेन लूँ, मैं सिद्धांत से पेन नहीं ले सकता। सेम वे में बेटा, अगर मेरे पास में 39 रुपए है तो क्या मुझे राहुल पेन देगा? नहीं देगा, क्योंकि राहुल 40 रुपए में ही हमको पेन देगा, 40 रुपए से कम में हमको पेन नहीं देगा। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मुझे राहुल से पेन लेना है तो मेरे पास 40 रुपए होने चाहिए। 39 रुपए में बिल्कुल मुझको पेन नहीं देगा, क्योंकि वो फिक्स है, वो अपनी जगह पे स्टक है कि सर मुझे या भैया मुझे आप 40 रुपया दोगे तो ही मैं आपको पेन दूंगा। तो ऐसे ही हर मेटल इलेक्ट्रॉन तब देगा जब उसकी सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आप उसे दोगे, जिसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, है ना। मान लिया हमारे पास में कोई मेटल है, मान लिया हमारे पास में कोई मेटल है। अब ये मान लो मेटल है, अब इस मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है भाई, हाँ भाई, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर मैं बात करूं इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, अब इनके ऊपर मान लो लाइट पड़े, इनके ऊपर लाइट पड़ेगा, लाइट पड़ेगा, लाइट पड़ेगा, तो लाइट पड़ेगा तो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। पर ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये तभी निकलेगा, देखो हर मेटल का अपना वर्क फंक्शन होता है। अगर ये मेटल है तो इसका अपना वर्क फंक्शन होगा, इट हैज इट्स ऑन वर्क फंक्शन। इसका अपना क्या होगा? वर्क फंक्शन होगा, इट हैज इट्स ऑन वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन क्या है कि मिनिमम उतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, है ना, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसको फाई से दिखाते हैं, है ना। तो वर्क फंक्शन क्या है? कम से कम उतनी एनर्जी दो। मान लो लेट सपोज इसका जो वर्क फंक्शन है ना, इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो है 30 जूल। कितना है? 30 जूल। कितना है? 30 जूल। और अगर मैं ये जो लाइट गिर रही है इसके अंदर जो फोटोन है, जो लाइट डिस्क्रीट अमाउंट में आ रही है, जो लाइट है वो केवल है 29 जूल की, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। 23 जूल दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, यानी मिनिमम इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इससे कम दोगे तो काम नहीं बनेगा। तो वर्क फंक्शन को अगर मैं साफ शब्दों में डिफाइन करूं तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन क्या है भैया? मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर, एनर्जी रिक्वायर टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। किसको इजेक्ट करने के लिए? इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए उसे बोल देंगे उसका वर्क फंक्शन। बेटा फिजिक्स में वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाई पाई, पाई से दिखाते हैं। वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाई पाई, इसको फाई से दिखाया जाता है, डिनोटेड बाई फाई, है ना, फाई से दिखाते हैं। ठीक है भाई, अब ये जो वर्क फंक्शन होती है इसके फॉर्मूले को आपको याद रखना है। बेटा ये जो वर्क फंक्शन होती है, ध्यान से देखना, ये जो वर्क फंक्शन होती है इसकी वैल्यूज को आपको याद रखना है। क्या सर हर हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है? हाँ, तो लिखो वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट मेटल। वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट मेटल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट मेटल। अलग अलग मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन होती है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। डिफरेंट फॉर डिफरेंट फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट मेटल। अलग अलग मेटल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है सर, अब आप क्या समझाना चाहते हो? आपको वर्क फंक्शन समझ में आ गया, यानी कम से कम उतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको बोलते हैं उस मेटल का वो वर्क फंक्शन है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो लाइट, ये मान लिया मेटल का सरफेस था और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स 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 थे। जब इस पे लाइट गिरी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। बेटा ये जो लाइट है ना, इसकी जो एनर्जी है, जब किसी भी मेटल की सरफेस पे, पूरी फोटो इलेक्ट्रिक की बात करूं, ये मेटल है, जब ये लाइट गिरती है तो लाइट की अपनी एनर्जी होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स तभी निकलेगा। देखो क्या होता है, पूरी बात बताऊं, ये जो लाइट की एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी इस मेटल पे पड़ती है तो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकलेगा जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, यानी वर्क फंक्शन होगा। पहले जितनी भी लाइट आएगी उससे क्या होगा? जितनी भी एनर्जी दूंगा उससे कुछ एनर्जी तो वर्क फंक्शन में लग जाएगी, और बची कुछ एनर्जी जो होगी उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। ये बात आपको याद रखनी, फॉर्मूला में आपको बता रहा हूँ कि मान लो लाइट एनर्जी मैंने दिया और ये जो मेटल है इसका अपना वर्क फंक्शन है। इसका जो वर्क फंक्शन है लेट सपोज
वह है 20 जूल। कितना है? वह है 20 जूल। अब मैंने जो लाइट दी है वो है 30 जूल की। जो लाइट है, लाइट एनर्जी जो है, जो लाइट एनर्जी है वो कितने की है? ये है 30 जूल की। अब अगर मैंने इस मेटल को 30 जूल की लाइट दिया तो इसका वर्क फंक्शन कितना है? 20 जूल। तो बचा हुआ 10 जूल क्या करेगा भाई? एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो सबसे पहले जितनी भी एनर्जी दिया, मान लो मैंने 30 जूल एनर्जी दिया, तो सबसे पहले कुछ एनर्जी लेगा ये इलेक्ट्रॉन्स, ये कुछ मेटल एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, यानी उतनी एनर्जी तो ले लेगा, वर्क फंक्शन वाली तो ले ही लेगा। और बची कुछ एनर्जी जो है उससे क्या कराएगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। तो अगर मैंने 30 जूल की एनर्जी दी है तो 20 जूल से तो अपना ये वर्क फंक्शन ही करेगा, यानी उतने में इलेक्ट्रॉन बाहर, तो उतना तो इसको चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए। तो 20 का इसका वर्क फंक्शन हो गया। जो बचा कुछ 10 जूल बचा, उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा अपनी, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है इतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, है ना? तो बात समझ में आई? हाँ सर, तो इसको निकाल भी सकते हो। मान लो 20 जूल है तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी? 10 जूल। ठीक है भाई। यानी जितनी भी एनर्जी मैं दूंगा किसी भी मेटल की सरफेस पे, उससे कुछ एनर्जी तो वो अपनी वर्क फंक्शन में लगाएगा, और जो बची कुछ एनर्जी है उसको अपनी क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा। यानी जितनी भी एनर्जी आएगी पहले कुछ वर्क फंक्शन में लगेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। अगर लाइट मान लो हमारी 20 जूल की होती, तो 20 जूल की होती तो 20 वर्क फंक्शन में खर्च कर देता और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाती। 21 जूल की होती तो 20 जूल तो वर्क फंक्शन में लग जाता और 1 जूल से अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता। मैं जितनी भी एनर्जी दूंगा कुछ वर्क फंक्शन में लगेगा और कुछ काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बेटा, वर्क फंक्शन को फाई से तो दिखाते ही हैं। यहाँ पे आपको एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, डब्ल्यू नॉट से भी वर्क फंक्शन को दिखा देते हैं। तो वर्क फंक्शन को हम फाई से भी दिखा देते हैं, डब्ल्यू नॉट से भी दिखा देते हैं, दोनों बात सेम है। जितनी भी एनर्जी आती है सबसे पहले क्या होता है बेटा? कुछ वर्क फंक्शन में लगता है, तो बची कुछ एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब ये जो आपका वर्क फंक्शन है ना, ये जो आपका वर्क फंक्शन है, ध्यान से समझना, ये जो वर्क फंक्शन है इसको हमने फाई बोला, या आप चाहो तो इसको डब्ल्यू नॉट भी बोल सकते हो, या कई किताबों में इसको ई नॉट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ई नॉट। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या एनर्जी बोल दो सीधा ई नॉट। ई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एच न्यू, और यहाँ पे ई नॉट है तो यहाँ पे एच न्यू नॉट हो जाएगा। तो फाई का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना कितना होता है? एच न्यू नॉट। फाई का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू नॉट। बस सिंपल सी चीज ये आपको याद रखनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। जो फाई होती है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच न्यू नॉट, है ना भाई? हाँ सर, या इसको ई नॉट भी कह सकते हो। तो ई बराबर एच न्यू होता है, और यहाँ पे ई नॉट है तो एच न्यू नॉट, क्योंकि ई नॉट, फाई या डब्ल्यू नॉट सब वर्क फंक्शन ही है, ये सब एच न्यू नॉट होते हैं। ठीक है भाई? हाँ, ये बात समझ में आ रही है? ऑब्वियस सी बात है। ठीक है सर, आगे बढ़े? हाँ, बढ़ सकते हैं। तो बेटा एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ बेटा। फाई के जगह पे किसको रख सकता हूँ? एच न्यू नॉट को। तो एनर्जी बराबर एच न्यू होता है, फाई एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी तो क्या बताओगे? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी तो क्या बताओगे? सर ये हो जाएगी एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बेटा एच तो सब में कॉमन है तो हो जाएगा म्यू नॉट माइनस म्यू। एनर्जी बराबर एक और फॉर्मूला आ गया, एच म्यू नॉट माइनस म्यू। म्यू नॉट माइनस म्यू, ये क्या है भैया? ये है म्यू नॉट माइनस म्यू। ठीक है भाई? हाँ सर, ये एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट माइनस म्यू। कई लोग इसको यू समझते हैं पर ये म्यू है, ये एक्चुअली ऐसे होता है। ठीक है भाई? ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ ठीक है सर। यानी इस पूरी कहानी को अगर मैं आपको फिर से समझाऊं, है ना, एक नया पेज ले लेता हूँ, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जितनी भी एनर्जी आती है, मैक्सिमम एनर्जी तो वर्क फंक्शन में चली जाती है, बची कुछ एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं। एनर्जी जो होती है वो एच न्यू होती है। कितनी होती है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू, अभी पढ़े हैं। वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट होता है। काइनेटिक एनर्जी ये हो गई। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। भाई इसको इधर ही रखूं, मैं क्या कह रहा हूँ जरा समझना। काइनेटिक एनर्जी को मैं इधर ही रखूं तो इसको भेजूंगा तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी एच एच तो कॉमन है तो एच म्यू माइनस म्यू नॉट, म्यू माइनस म्यू नॉट, म्यू नॉट। ठीक है भाई? एच म्यू माइनस म्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया।
है ना। तो देखो आपको कितने फार्मूले याद हुए, आपको पता लगा एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी क्या होता है सर, ये तो एच न्यू होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है सर, एच न्यू नॉट होता है। सर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर, अभी आपने बताया एच न्यू माइनस न्यू नॉट, है ना। इतने फार्मूले आपको लर्न करके चलने हैं। ये 3 फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट है अभी तक के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले है, इसको आपको याद रखना है। बोलो भाई इतनी चीजें क्लियर है। बहुत मेहनत कर रहे हो तुम लोग यार, भगवान करे तुम लोगों का बहुत अच्छा नंबर आए। और ऑफलाइन में देखो यार ये सारी चीजें रिलेवेंट है, अगर इतना पढ़ते हो तुम्हारा काम बन जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है ना। एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मिल लेगा मुझसे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा, जितनी भी एनर्जी दोगे कुछ तो वर्क फंक्शन में लग जाएगा, बची कुछ एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। अब एक क्वेश्चन उठता है सर, क्या क्वेश्चन उठता है, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ। मान लो ये मेटल की सरफेस है और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के सरफेस पे जब लाइट गिरेगी तो क्या होगा, इस मेटल के सरफेस पे जब लाइट गिरेगी तो कुछ नहीं होगा सर, यहाँ पे जब लाइट गिरेगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर का निकलना है इसकी स्पीड अलग अलग होगी, और स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी पे। अगर भाई एनर्जी ज्यादा है तो भाई अभी आपने पढ़ा कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो आई उसका फॉर्मूला है एच म्यू माइनस म्यू नॉट। ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा रखोगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रहेगी। आप इस बात को देख पा रहे हो। लेकिन 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 मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कम निकलेंगे, फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होगी ठीक है, मान लो ये मेटल है, इसका 10 जूल का वर्क फंक्शन है, इसको मैं 12 जूल दूंगा तो 10 जूल का वर्क फंक्शन लगेगा, 2 जूल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कम निकलेंगे। तो उसके लिए एक बात याद रखना कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता भाई। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को बड़ी डाउट होती है इस चीज में, ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इजेक्टेड डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो अपने आप बढ़ जाएंगे। भाई लाइट की इंटेंसिटी आपने बढ़ा दिया, आप ज्यादा लाइट दे रहे हो, ज्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, इजेक्टेड, हाँ साहब बिल्कुल ठीक बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलने इस बात पर डिपेंड करेगी कि उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। बोलो भाई बात समझ में आई, ये से समझ में आ गया। यानी फ्रीक्वेंसी से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो डिपेंड नहीं करेगा, जो फ्रीक्वेंसी है। तो पहली बात ये आपको याद रखनी। दूसरी, जो फ्रीक्वेंसी अगर किसी की न्यू ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अगर एनर्जी ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब किसी का वर्क फंक्शन फिक्स है, जितनी एनर्जी बढ़ाओ जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो मैं साफ शब्दों में अगर कहूँ, अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना तो उसकी एनर्जी ज्यादा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये बात आपको याद रखना है। पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम निकलेंगे जब इंटेंसिटी बढ़ाओगे, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा फोटॉन्स आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है भाई, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। वर्क फंक्शन आपको समझ में आ गया जी सर, ये भी बात आपको समझ में आ गई, हाँ सर हो गया। अब ग्राफ पढ़ना है, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा यहाँ पे बेटा एक झोल हो गया, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, एच म्यू माइनस म्यू नॉट। बेटा यहाँ पे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, एच म्यू माइनस म्यू नॉट, अगर मैं चाहूँ सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा, आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, कहाँ गया, हाँ, आपने काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो ये पढ़ा है, क्या पढ़े उसे, हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एच म्यू माइनस म्यू नॉट। हाँ सर हमने तो ये पढ़ा है। पर अगर मैं एक काम करूं, इसको मैं ऐसे करके, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इस काइनेटिक एनर्जी को बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, ये तो बोल सकता हूँ, हाँ सर यही बोल सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो काइनेटिक एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो ये पढ़ा है, अभी आपने यही तो पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। पर अगर माइनस एच म्यू नॉट को मैं पहले लिख लूँ तो क्या होगा,
तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हो जाएगा माइनस एच म्यू नॉट प्लस एच न्यू, ये तो होगा। हाँ, तो हमें यही करना है, जब ग्राफ बनाना है तो हमको यही करना है। एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों सर, क्यों ऐसा कह सकते हो? क्योंकि मैंने आपको E इक्वल टू ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, है ना। पर यहाँ पे कहानी सुनो बेटा, आपको एक बात पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो कम से कम जो एनर्जी चाहिए होगी वो उसके वर्क फंक्शन के बराबर होगी, जिसे बोलते हैं एच म्यू नॉट, है ना। एच ई इक्वल टू ई नॉट क्या है, ये इसका ई नॉट क्या है, ये कम से कम एनर्जी है जो किसी मेटल को देनी पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसका वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन। बेटा वर्क फंक्शन को ई नॉट बोल सकते हो, फाइव बोल सकते हो, डब्ल्यू नॉट बोल सकते हो। वर्क फंक्शन इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब कम से कम इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी, मिनिमम एनर्जी। ये क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। भाई ये वर्क फंक्शन मतलब कम से कम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। कम से कम इतनी एनर्जी तो आपको देनी ही पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। तो जो ए नॉट है इसे बोलते हैं वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतनी एनर्जी दोगी तो ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा, है ना बेटा। अब ये जो म्यू नॉट है इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये जो लाइट है ना इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। भाई बताओ, ई नॉट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, म्यू नॉट के। फिर ई नॉट को हटाऊंगा, यहाँ पे एच म्यू नॉट आएगा। ये ऑब्वियस सी बात है कि जो पूरी की पूरी ई नॉट है, ये पूरी की पूरी एनर्जी वो किस पे डिपेंड कर रही है, म्यू नॉट पे। इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी तो लाइट की होनी ही चाहिए, मिनिमम। यहाँ पे जो म्यू नॉट है वो क्या है, यहाँ पे जो म्यू नॉट है वो क्या है, ये जो म्यू नॉट है इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिस प्रकार थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, उस प्रकार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। इतनी तो होनी चाहिए इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो भैया उससे कम में दोगे तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी तभी बढ़ेगी जब म्यू नॉट इतनी एनर्जी होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ये पूरी बात आपको समझ में आई? हाँ सर, ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब इसको मैं निकाल देता हूँ, आपको ग्राफ समझाता हूँ। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स तभी निकलेंगे, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तभी आएगी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी तभी जब म्यू नॉट वाली एनर्जी होगी। म्यू नॉट से पहले क्या कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहे नहीं। तो सबसे पहली बात, काइनेटिक एनर्जी और म्यू के बीच में जो आप ग्राफ बनाओ, है ना, तो यहाँ पे एक म्यू नॉट पॉइंट जरूर करना क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बता रही है। किसको बता रही है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तभी इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई। अब क्या हुआ, मान लो हमने एक ग्राफ बनानी है, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस एच म्यू नॉट प्लस एच म्यू। अब इसको कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, है ना। या मैं इसको कह सकता हूँ y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से कंपेयर करो, सी प्लस एम एक्स से। यानी जो आपने लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी बराबर एच म्यू नॉट प्लस, क्या लिख दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी बराबर जो आपने लिखा है काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस एच म्यू नॉट प्लस एच म्यू। बेटा तुम्हें पता है एक्स एक्सेस में क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो यानी कि यहाँ पे एम एक्स होगा, ऑब्वियस सी बात है सर। और यहाँ पे म्यू नॉट ये क्या है, और ये काइनेटिक एनर्जी किसमें, वाई एक्सिस में है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो ऑब्वियस सी बात है सी ए होगा, है ना। पर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो सी है ना, सी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। सी क्या होता है बेटा, ये जो सी होता है ना ग्राफ का इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट मतलब होता है कि वाई एक्सिस में कहाँ जाके कट कर रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखो आप, तो इसकी जो एम है, एम का मतलब होता है स्लोप, एम का मतलब क्या होता है, स्लोप। स्लोप तो इसकी पॉजिटिव है, तो स्लोप तो इसका पॉजिटिव है, ऐसे गया है, पर इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव है, और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, माइनस एच म्यू नॉट। तो मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो कुछ यहाँ से जाके स्टार्ट होगा, इसको बोलो एच म्यू नॉट। ये क्या है भाई, यह है इंटरसेप्ट। ये क्या है, यह है सी, सी मतलब इंटरसेप्ट। और इसका स्लोप कितना है,
इसका स्लोप है h, कितना है h। ठीक है भाई, बोलो बात तो नहीं समझ पा रहे हो, बोलो क्या मेरी आपको बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। हाँ, इतनी बातें क्रिस्टल क्लियर है, इसका ग्राफ हमको याद रहेगा, ये ग्राफ एज इट इज आप लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जब म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी भाई। कम से कम आप जितनी भी एनर्जी दोगे, है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही आपने क्या पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही पढ़ा है आपने, ये तो पढ़ाई है, पर आपने अभी पढ़ा है एच म्यू माइनस म्यू नॉट। तो बेटा कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए, तभी ग्राफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात किया कुछ क्वेश्चंस का कि एक क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ये बताओ किस केस में वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई का फॉर्मूला क्या होता है, एच म्यू नॉट, है ना। तो जिसका भाई ये जो फाई है, या जो जो फाई है वर्क फंक्शन, डायरेक्टली पूछ रहा हूँ किसके, म्यू नॉट के, जिसका म्यू नॉट ज्यादा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा। तो भाई बी वाले का म्यू नॉट टू है, ये म्यू नॉट ज्यादा है, तो मैं कह दूंगा कि बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है ए से। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा बी का। ये क्या है, ये ऑर्डर ऑफ वर्क फंक्शन, ऑर्डर ऑफ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब इसका ज्यादा वर्क फंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच म्यू नॉट, इसका म्यू नॉट ज्यादा तो इसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अब कुछ ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके पहले आने से पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाना चाहता हूँ जो कि बहुत जरूरी है भाई, ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें पढ़ना है आइंस्टीन व्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन साहब क्या कहते हैं, आइंस्टीन साहब कहते हैं कि भाई देखो, ये जो आइंस्टीन है ना, ये कहते हैं कि ये जो लाइट है, इसकी जब सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी भी मेटल के सरफेस पे पड़ती है, तो ये फोटोन जो होता है वो कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। मतलब इनका कहना था कि मेटल की सरफेस, आइंस्टीन ने बोला कि देखो यार, जब ये फोटॉन्स, ये जो लाइट आती है, तो ये लाइट ऑब्वियस सी बात है फोटॉन्स होते हैं, और ये फोटॉन्स जब टकराते हैं इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो इनका कहना था कि ये जो फोटॉन है, ये जो फोटॉन है ना, ये जो फोटॉन है, इनके टकराने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में टाइम गैप जीरो होता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। जिस सेकंड टकराए खड़ाक से बाहर निकले, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, नो टाइम गैप, देयर इज नो टाइम लैग। टाइम का लैग तो होता ही नहीं किसमें, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड कोलिजन विद फोटॉन। फोटॉन के टकराने में, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में कोई टाइम लैग नहीं होता है। और ये क्या कहते हैं, आइंस्टीन का कहना है कि जब भी लाइट की सर्टेन फ्रीक्वेंसी मतलब कम से कम म्यू नॉट तो होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पड़ती है तो फोटोन कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन से, और एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। बहुत लोगों को क्या मानना होता है बहुत टीचरों को मैंने गलत पढ़ाते हुए देखा है कि वो कहते हैं कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, जो कि सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। आइंस्टीन ने कहा कि जब फोटोन किसी भी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उन्होंने कोई फिक्स नंबर नहीं बोला, उन्होंने कहा कि एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ठीक है भाई, और उनकी वेलोसिटी भी सर्टेन होती है, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। ये आइंस्टीन का कहना था। और फोटोन के टकराने में, इलेक्ट्रॉन के निकलने में टाइम लैग नहीं होता है, देयर इज नो टाइम लैग। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, अब भैया एक चर्चा कर लेते हैं टॉपिक पे जिसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको वी नॉट से दिखाते हैं, इससे दिखाते हैं वी नॉट से। इमेजिन करो कि हमारे पास में ये क्वार्ज विंडो है ना, एक छोटा सा, कह सकता हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं बेटा, तुम्हें समझाने के लिए चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर तुम मुझे बताना। इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, आई होप तुमको दिख रहा होगा। कुछ नहीं करना है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, या मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ, नेगेटिव, और इसको मैं पॉजिटिव कर दूँ। इसको मैं क्यों ना फिर से बना लूँ, एक काम करता हूँ। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझाने के लिए मुझे आपको एक चीज समझाना पड़ेगा। मान लो मेरे पास में कोई क्वार्ज विंडो है, एक्सपेरिमेंट किया गया था बेटा एज इट इज, और मान लो यहाँ पे मेटल की कोई सरफेस लगी हुई है, काश मास्टर की डायग्राम अच्छी होती और इतने टाइम में लगते। ठीक है बेटा, ये मेटल की सरफेस है, यहाँ से बैटरी का नेगेटिव वाला पार्ट और यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव वाला पार्ट कनेक्ट किया गया है। अब इस क्वार्ज विंडो से सनलाइट पड़ेगी,
तो नेगेटिव वाला पार्ट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा क्योंकि सनलाइट पड़ रही है। क्या है ये? ठीक है ना? तो क्या कह रहा हूँ मैं, सनलाइट, इसको येलो कलर से बना देता हूँ। तो नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जब सनलाइट पड़ेगी इसके ऊपर सनलाइट पड़ी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स खींचे हुए चले आ रहे हैं, सनलाइट पड़ा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले जा रहे हैं, बाहर निकले जा रहे हैं, बाहर निकले जा रहे हैं, यही हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले जा रहे हैं। अब मेरा आपसे क्या कहना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, अभी जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर अब ये देखो, ये जो प्लस वाला है ना, ये इधर ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसको बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। क्या बोलते हैं? कलेक्टर प्लेट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है कि कितना मैं इधर नेगेटिव कर दूं, अभी ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, अभी जो इलेक्ट्रॉन है इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। लेट सपोज इसकी काइनेटिक एनर्जी है 10 जूल। तो अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को रोक ले जाऊं, इतनी वोल्टेज यहाँ पे लगा दूं कि 10 जूल अल्लाह इलेक्ट्रॉन रुक जाए, जिसकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, तो ऐसे वोल्टेज को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। और तुम्हें पता है माइनस ये प्लस है तो इसको रोकना मुश्किल है, इसी वजह से क्या कर देते हैं, इसकी बाइसिंग को चेंज करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको नेगेटिव कर देते हैं। तो वो नेगेटिव पोटेंशियल कलेक्टर प्लेट का, भाई ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव की तरफ जाता था। अब कम्यूटेटर को मैंने घुमा दिया और इस प्लेट को नेगेटिव कर दिया, इसकी इतनी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, या मैं इसको इतना नेगेटिव कर दूं कलेक्टर प्लेट की वो नेगेटिव वैल्यू जिससे जिस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी ना पहुंच पाए कलेक्टर प्लेट तक, उस वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, भाई इलेक्ट्रॉन्स चलेगा तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। अब इस पे सनलाइट पड़ी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला, तो कलेक्टर प्लेट की तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था, तो हमने इसको घटा करके क्या कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव कर दिया। जैसे नेगेटिव कर देंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी यहाँ पे ना पहुंच पाए, इतनी नेगेटिव मैंने वैल्यू कर दी, उस वैल्यू को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है सिर्फ उतने की बात आपको याद रखनी है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि भैया देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम वोल्टेज, कम से कम वो वोल्टेज जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोक दे मेटल के सरफेस पे, उतनी वोल्टेज दे दिया जाए तो उसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालते हैं मैं आपको समझाता हूँ। एक बात बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है माइनस एच म्यू नॉट प्लस एच म्यू, यही तो होता है। हाँ सर यही होता है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी आपने शुरू से पढ़ी है, एच म्यू होती है। एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी होती है एच म्यू, कितनी होती है? एच म्यू होती है। और अगर मैं आपसे कहूँ माइनस एच म्यू नॉट, अब सुनो, अगर मैं पूरी कहानी को आपको समझाऊं तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला मैं आपको बता सकता हूँ। क्या? पहले तो एनर्जी का फॉर्मूला लिख दूं। क्या सर एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है पहले जितनी एनर्जी दूंगा वर्क फंक्शन में लगेगी और बची कुछ एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ाऊंगा। सर वर्क फंक्शन तो होता है एच म्यू नॉट और काइनेटिक एनर्जी का कुछ नया फॉर्मूला बताना चाहते हो आप? काइनेटिक बेटा वर्क क्या होता है? वर्क होता है क्यूबी, है ना, और वर्क इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या मैं क्यू की, हमें इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ई लिख दूं, है ना, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वी लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं ई वी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो भैया यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ई वी, और सुनो ये तो लिख ही सकता हूँ, तो क्या मैं वर्क फंक्शन को भी लिख सकता हूँ क्योंकि वर्क फंक्शन इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको मैं लिख दूं ई वी नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी बता दी? काइनेटिक एनर्जी मैंने बता दी अभी। यह एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ, ये सब करने की आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप इसको याद कर सकते हो। आपने सीधे सीधे बातें पढ़ी है, क्या पढ़ा है सर कि काइनेटिक, आपसे पूछो एनर्जी कितनी होती है तो एनर्जी आप बोलते हो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी तो आप क्या क्या कहोगे? आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये तो कहोगे। हाँ, पर अभी मेरा आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन है, एनर्जी कितना होता है सर? ये तो होता है एच न्यू। वर्क फंक्शन कितना होता है सर? ये होता है एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी कितना बोल रहा हूँ मैं? इसको बोल रहा हूँ ई वी नॉट, मैं इसको वी नॉट बोल रहा हूँ।
ठीक है, ई वी नॉट। अब मैं एक काम करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को इधर ले आता हूँ। ई वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू, यही तो हो जाएगा। या मैं आपसे साफ शब्दों में कहूँ, मेरी पूरी बात को समझना, एच न्यू नॉट, अब मैं एच न्यू इसको इधर ले आऊँ तो माइनस एच न्यू नॉट बराबर प्लस या इक्वल टू ई वी नॉट हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अब मेरा आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन है, वी नॉट बराबर क्या होगा, वी नॉट ई डिवाइड में चला जाएगा तो हो जाएगा एच, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ ई वी नॉट बराबर माइनस एच न्यू नॉट प्लस एच न्यू। मैं इसका डेरिवेशन करा रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा। मैं वी नॉट पूछूं तो वी नॉट क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस एच न्यू नॉट बाई ई प्लस एच न्यू बाई ई। ठीक है सर, हाँ सर। अब आप इसका ग्राफ बनाओ, है ना, ये वी नॉट का फॉर्मूला आ गया, माइनस एच न्यू नॉट, ये न्यू है, न्यू नॉट बाई ई प्लस एच न्यू बाई ई। तो वी नॉट क्या आ गया, वी नॉट आ गया है माइनस एच न्यू नॉट बाई ई प्लस एच न्यू बाई ई। चलो यही आया है क्या, यही आया है क्या, हाँ सर यही आया है। अब इसका मैं ग्राफ बनाऊं, इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का मैं अगर ग्राफ बनाऊं, है ना, तो कैसा बनेगा। अगेन वही बात है, यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, वी नॉट, और यहाँ इस एक्सिस में क्या ले रहा हूँ मैं, एच न्यू यानी फ्रीक्वेंसी को ले रहा हूँ। तो इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम बोलेंगे वी नॉट ना, जो फ्रीक्वेंसी होगी। और बेटा तुम्हें पता है उसको मैं कंपेयर करूंगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ऑब्वियस सी बात है इसको जब मैं लिखूंगा तो म्यू किस में है, एक्स एक्सिस में है, तो इसको एक्स एक्सिस में है, तो अगर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी की वी नॉट की इक्वेशन है क्या ही है, ये माइनस एच म्यू नॉट अपान ई प्लस एच म्यू बाई ई। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस में किसको लिया हूँ, वी नॉट को लिया हूँ वाई एक्सिस में, ठीक है सर, एक्स एक्सिस में इसको लिया एम एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सी। यानी यहाँ पे सी क्या है, इंटरसेप्ट है, सी क्या है, इंटरसेप्ट है, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस एच म्यू नॉट बाई ई। और एच म्यू बाई ई क्या है, एच बाई ई क्या है, ये तो है सर आपका एम स्लोप, और म्यू क्या है, म्यू है आपका फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि ये बात तो क्लियर है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो ग्राफ तो ऐसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा। पर सर इसकी इंटरसेप्ट जो है नेगेटिव में है, कितनी है इसकी इंटरसेप्ट, इसकी इंटरसेप्ट जो है वह है माइनस एच म्यू नॉट बाई ई। तो ये ग्राफ भी आपको याद रखना है। कैसे होगा, बात समझ आई आपको, ये मैंने इसको कंपेयर कर दिया। आगे बढ़े क्या, हाँ सर आगे बढ़ सकते हैं। अब दो तीन ग्राफ और पढ़ने हैं, डी ब्रोगली पढ़ लो फिर चैप्टर खत्म। ठीक है भाई, एक ग्राफ पूछा जाता है, एक ग्राफ पूछा जाता है, अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया जाए, किसको कांस्टेंट कर दिया जाए, फ्रीक्वेंसी को। एक बात बताओ बेटा, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाए, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने का मतलब है कि वर्क फंक्शन कांस्टेंट हो गया। क्यों, कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है एच म्यू नॉट। तो अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया तो इसकी म्यू नॉट कांस्टेंट, तो इसकी वर्क फंक्शन भी कांस्टेंट, यानी सारे ग्राफ का वर्क फंक्शन कांस्टेंट हो गया। अब बेटा अगर वर्क फंक्शन कांस्टेंट हो गया तो इससे एक लफड़ा हो गया ना, वर्क फंक्शन कांस्टेंट तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट हो जाएगा। मेरी बात को समझना, यहाँ पे वर्क फंक्शन, अब मैं आपको एक छोटा सा रिलेशन बताता हूँ, ये आपको याद रखनी है। जो फाई होती है, वी नॉट होती है, या फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट। मैं आपको साफ शब्दों में एक रिलेशन बता देना चाहता हूँ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है। क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट है, ये फाई पे डिपेंड करेगी। फाई किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। तो अगर किसी की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो उसका वर्क फंक्शन भी फिक्स हो जाएगा, और वर्क फंक्शन फिक्स तो उसका वी नॉट भी फिक्स हो जाएगा। भाई फाई इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू नॉट, और वी नॉट की वैल्यू कितनी आई है, ये भी वहीं से आया है। तो वी नॉट और वर्क फंक्शन को सेम मान के चलना, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो वर्क फंक्शन कांस्टेंट तो वी नॉट भी कांस्टेंट। तो एक बात बताओ, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसका फाई क्या है, फाई कांस्टेंट, और फाई कांस्टेंट तो ये रिलेशन याद रखना, तो इसका वी नॉट भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो वी नॉट अगर कांस्टेंट तो इसका मतलब क्या, इस सब की स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगी, सबकी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगी। पर इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, पर इस ग्राफ में बेटा तुम्हें अगर बोलते फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो ऐसा ग्राफ बनाना। और ये क्या है, ये है फोटो इलेक्ट्रिक करंट,
तुम्हें पता है इस चैप्टर में हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन निकला उससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने करंट। एक बात बताओ, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल तो कांस्टेंट होगी। ये ग्राफ में ये समझ में है। दूसरी बात, तुम देख पा रहे हो इस ग्राफ की इंटेंसिटी अलग अलग है ना, इसकी इंटेंसिटी कम, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा, इसकी करंट की वैल्यू भी अलग है, I3 ज्यादा, I2 I1 कम है। इसका मतलब क्या है, एक बात बताओ, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इसका मतलब क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा, है ना। अब ये ज्यादा कब होंगे, ये डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे, इस पे डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे। भाई इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। यानी ओवरऑल में बात करूं तो इस केस में फ्रीक्वेंसी भले कांस्टेंट हो, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है, पर इस ग्राफ में बेटा एक चीज हिडन है, ये चीज हमेशा में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इंटेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा ज्यादा इंटेंसिटी है तो ज्यादा करंट होगा। I3 I2 I1 में कंपेयर करना हो, I3 इज ग्रेटर देन I2 I1, तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा तो ये ग्राफ बनाना। और बेटा ये बात हमेशा याद रखना कि अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है, एक चीज कांस्टेंट कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी इज नॉट कांस्टेंट। इस केस में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है तो इसका क्या मतलब है, अभी मैंने आपको एक चीज बताया कि भैया इंटेंसिटी से क्या होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। भाई ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो एक बात तो क्लियर है, इसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट है, मतलब सारे एक साथ सैचुरेशन पे है ये, है ना। पर बेटा दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, ये किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी यानी म्यू पे, है ना। तो एक बात बताओ बेटा, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दी जाए तो इसका वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट, वर्क फंक्शन भी कांस्टेंट। तो अगर म्यू कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, इसका क्या कांस्टेंट होगा, इसका वी नॉट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो वी नॉट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका ध्यान से समझना, इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है यार, इस चीज में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो वी नॉट कांस्टेंट होगा, पर इस केस में इसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट है। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो अलग की चीज है, अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो ये बात याद रखना कि इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है। अगर तुमसे बोले इंटेंसिटी कांस्टेंट, तो इंटेंसिटी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट सबका सेम होगा, पर इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगी, क्योंकि जैसे बोले इंटेंसिटी कांस्टेंट, आपके दिमाग में चलनी चाहिए इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो इज नॉट कांस्टेंट, वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है। और अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है तो वी नॉट भी अलग अलग होगा, हर का वी नॉट अलग अलग होगा, यानी इसका वी नॉट अलग, इसका वी नॉट अलग, इसका वी नॉट अलग, यानी अलग अलग वी नॉट बनेगा। बोलो भाई बात समझ में आ रही है, हाँ समझ में आ रही है। अब एक चीज है जिसका नाम है डी ब्रॉगली, एक साइंटिस्ट जिनका नाम है डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली साहब कहते हैं कि नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव सिमेट्री। इनका कहना था कि मैटर कैन आल्सो बिहेव लाइक वेव एंड पार्टिकल, मैटर कैन आल्सो बिहेव लाइक वेव एंड पार्टिकल। डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर, मतलब कि जिस प्रकार लाइट वेव और पार्टिकल की तरह बिहेव करती है उस प्रकार मैटर भी करता है। इस यहाँ से सब न्यूमेरिकल बनते हैं, और कैसे इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है भाई याद रखना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है E बराबर mc स्क्वायर, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है E इक्वल टू एच न्यू। बेटा इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जो कर रहा हूँ सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अगर मैं इसको E1 बोल दूं, इसको E2 बोल दूं, दोनों एनर्जी है, तो क्या E1 बराबर E2 है, भाई दोनों एनर्जी है तो बराबर होगी, तो जितना mc स्क्वायर होगा उतना एच न्यू होगा। बोलो भाई बात समझ में आ रही है, हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं आपसे साफ शब्दों में कहूँ, मैं आपसे साफ शब्दों में कहूँ, इसको लिख सकता हूँ mc स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। क्या होता है, न्यू होता है c बाई लैम्डा, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, c बाई लैम्डा, तो उसको लिख सकता हूँ c बाई लैम्डा। एक बात बताओ, ये c से एक c कट जाएगा तो बचेगा mc, यहाँ पे एक c बचेगा ना, h बाई लैम्डा। और अगर मैं आपसे सीधा सा पूछूं लैम्डा बराबर क्या होगा, मैं आपसे पूछूं लैम्डा बराबर क्या होगा, तो लैम्डा बराबर क्या बताओगे, लैम्डा बराबर हो जाएगा h बाई एम सी, एच बाई एम सी। अच्छा बेटा, हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, तो लैम्डा बराबर में सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो इसको मैं एम बी बोल देता हूँ ना, वेलोसिटी अलग अलग हो गई। तो कई किताबों में इसको एम बी क्या होता है, मोमेंटम, ई बराबर क्या होता है एम बी, तो उसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी भी आप कर सकते हो। अच्छा
अब काइनेटिक एनर्जी का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है अंडर रूट टू एम के ई। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? अंडर रूट टू एम के ई, मतलब सॉरी, जो मोमेंटम होता है किसके बराबर होता है? अंडर रूट टू एम के ई के। मोमेंटम किसके बराबर होता है? आप याद रखना, अंडर रूट टू एम के ई, है ना। तो एच वाई पी है, पी के जहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट टू एम के ई, है ना। या एक और फॉर्मूला है, ये जो मोमेंटम होता है ये बराबर होता है अंडर रूट टू एम क्यू वी के वी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो तीन फार्मूले आपको याद करने के, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, या इसको ये फार्मूला याद रखना आपको, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी, एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस क्वेश्चन देखा गया है। तो अगर तुमसे पूछे वेवलेंथ, ये क्या है भाई? ये लैम्डा क्या है? ये वेवलेंथ। ये क्या है? वेवलेंथ है। ये क्या है? ये है वेवलेंथ। इट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ। और वेवलेंथ किसका होता है? वेव का। और एमबी क्या है? एमबी है मोमेंटम। मोमेंटम किसका होता है? पार्टिकल नेचर का। तो कहीं ना कहीं तुम देख पा रहे हो, ये मोमेंटम किसका होता है? ये पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। और हर वेव का क्या होता है? वेवलेंथ। यानी कहीं ना कहीं मोमेंटम किसका होता है? पार्टिकल का, पार्टिकल का। और लैम्डा, ये क्या है? वेवलेंथ। ये क्या है भाई? ये है वेवलेंथ। वेवलेंथ किसका होता है? वेव का, है ना। तो कहीं ना कहीं वेव और पार्टिकल के बीच में रिलेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है? हाँ, बता रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। लैम्डा मतलब वेवलेंथ पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो होता है अंडर रूट टू एम के ई। तो ये कब बताना है? जब आपसे पूछेगा, आपको काइनेटिक एनर्जी देगा, तो लैम्डा क्या होता है? इट इज इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये किसके टर्म्स में है? इट इज इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में है। तो भाई इतनी सारी बातें थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर मैं बात करूं, लैम्डा का जो फॉर्मूला है वो बेटा है एच अपान अंडर रूट टू एम क्यू बी। एक ये भी फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू रखूँ 1.6 × 10⁻⁹ मास की वैल्यू रखूँ, तो जब मैं सॉल्व करूंगा जो लैम्डा आएगा 1.23 पान अंडर रूट बी नैनोमीटर में आएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बस इससे पहले की सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी भाई, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और अगेन मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलता हूँ, आप आए इस लेक्चर को अटेंड किए बहुत पेशेंटली, है ना। तो उसके लिए आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, है ना। थैंक यू सो मच, आप आए, अच्छे से पढ़ाई किए, है ना। अच्छे से पढ़ाई करते रहो यार, अच्छे से बताते रहो, अपने कैरियर में आगे बढ़ते रहो। अपने माता पिता के ऊपर भरोसा रखो। इस जीवन में किसी के ऊपर भरोसा करो मत करो, अपने माँ बाप के ऊपर भरोसा करना। अपने माँ बाप के ऊपर फेथ रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, भगवान के ऊपर अटूट विश्वास रखो। जो आपके भगवान है, जिस भी धर्म से हो आप, जो भी आपके भगवान है, अपने भगवान को भरोसा रखो। अपने कर्म पर प्रधानता दो, अपने कर्म पर फोकस करो। ऑल दी वेरी बेस्ट बेटा, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा होगा। कई बार ऐसा समय आता है जब हमको लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, अब हमसे नहीं होगा, और वही वो टाइम होता है जब आप बाउंस बैक कर सकते हो, जब अपने आप को प्रूफ कर सकते हो, अपने नजरों में उठ सकते हो। तो जिस मोमेंट पे आपको लग जाए कि अब मेरे से नहीं होगा, अब मेरे से नहीं हो सकता है, वही मोमेंट है अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाने का। अगर आपने उस मोमेंट में अच्छे से मेहनत कर लिया, अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे नहीं होगा, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब उनको लगता है कि अब मैं इस चीज को नहीं कर सकता हूँ, अब मेरे से नहीं होगा। उस मोमेंट पे अगर आपने अपने आप को मोटिवेट कर लिया और अपने कैरियर को अच्छा बना लिया, अपने मेहनत कर लिया, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, खूब अच्छे से मेहनत कर लिया, अपने काम पे फोकस किया, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस बन जाएगा, एक अलग विश्वास बन जाएगा, जो कि और लोगों से आपको अलग बनाएगा। तो हमेशा अपने ऊपर फोकस करो, अपने कैरियर के ऊपर फोकस करो, दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से अलग रहो, माँ बाप पे हमेशा ध्यान दो भैया, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।